Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I welcome you all in the online session of power distribution and utilization. Hope you all are doing well. We start today's session with the best hold. Now moving towards the lecture slide of power distribution and utilization. In previous session, we are discussing about the power triangle. My voice is clear to you and the screen is clear, you guys. Can anybody confirm to me? Yes, sir, it is clear, sir. Okay, we start today's session. The previous session was power triangle, and in the power triangle, we are discussing about some kind of formula of real power and reactive power. That how can we calculate these terms of real power and reactive power. So we move towards the further session. तो हम उर्दू में स्टार्ट कर लेते हैं. बहुत सारे लोगों की रिजर्वेशन है कि भाई आप उर्दू में बोलें, अंग्रेज़ी समझ नहीं आ रही होती, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं उर्दू में. और कुछ मज़ीद आवाज़ें भी आ रही हैं, तो गुजारा करते हैं इसके साथ. पावर फैक्टर के हवाले से फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था किलोवाट के ऊपर. तो किलोवाट के मुताबिक हमने फॉर्मूला उसका ड्राइव किया कि किस तरीके से किलोवाट का फॉर्मूला P इक्वल टू वी इंटू आई कॉस फाई ड्राइव होता है. एंड देन जब हमें यह हासिल हो जाता है तो फर्दर रिएक्टिव पावर के लिए हम ये ड्राइव करते हैं के वी ए इंटू साइन फाई दैट इज इक्वल टू किलोवाट डिवाइडेड बाई कॉस फाई मल्टीप्लाई बाई साइन फाई. And the ratio of your sine phi with cos phi, we called it a tangent phi. Multiply by kilowatt equal to kVr. Now we moving towards the next topic, that is leading current. इससे पहले हमने डिस्कस किया था लैगिंग करंट, जो कि इंडक्टिव लोड में होता है, और लीडिंग करंट आपका कैपेसिटिव लोड में होता है. फिर हमने ये जिक्र किया था कि पावर ट्रायंगल जो बन रहा होता है इंडक्टिव लोड में, वो इस तरह का होता है कि इसके केवीआर की रेटिंग नेगेटिव में इस जानब जा रही होती है, या सॉरी नेगेटिव में इस तरफ जा रही होती है, और पॉजिटिव केवीआई की रेटिंग कैपेसिटिव लोड के मुकाबले में जो कि लीडिंग करंट हमें प्रोवाइड करता है वो ऊपर की जानब होती है. तो ये दोनों रिएक्टिव पावर एक दूसरे से कंबाइन होती हैं, तो इसके साथ हमारा जो पावर फैक्टर है वो बैलेंस हो जाता है और इम्प्रूव हो जाता है. सो फर्दर यहाँ तक किसी के जहन में कोई सवाल है तो पूछ लीजिए. ये हमने प्रीवियस सेशन की बातें ही अभी रिकॉल करी हैं. इसके साथ साथ न्यूमेरिकल डिस्कशन करते हैं पावर फैक्टर के हवाले से. क्वेश्चन 1 में अ सर्किट ड्रॉज अ करंट ऑफ 10 एम्पेयर. एक सर्किट है, 10 एम्पेयर करंट ड्रॉ करता है, लेता है एट अ वोल्टेज ऑफ 200 वोल्ट एंड इट्स पावर फैक्टर इज 0.8 लैगिंग. तो जो वोल्टेज है उसका 200 वोल्ट, जबकि इसका पावर फैक्टर 0.8 लैगिंग है. लैगिंग का मतलब पावर फैक्टर पुअर है, और उसकी वैल्यू 0.8 है. मैक्सिमम जो आपके पावर फैक्टर की वैल्यू होती है वो 1 होती है, और मिनिमम जो है वो 0 होती है. लेकिन अगर पावर फैक्टर का मीटर आप देखें, और ख़ासतौर पे अगर एनालॉग मीटर देखें, तो उसमें आपको चीज़ें नज़र आएंगी डिफरेंट. Find the active and reactive and apparent power. For the sake of simplicity, we have to find these powers with kind of solution. Apparent power, that is equal to V into I. Apparent power में जो वोल्टेज है वो हमारे 200 वोल्ट होते हैं, जबकि इसका करंट जो है वो 10 एम्पेयर होता है. तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से V इंटू आई हमें पावर अपेरेंट पावर हासिल होगी, दैट इज 200 VA. KVA के अंदर ये 2 KVA बन जाएगी, ठीक है, 2 KVA. एंड विदाउट के इट विल बी 2000 VA. एक्टिव पावर पे हम बात करते हैं V इंटू आई कॉस फाई. नाउ 200 इंटू 10 इंटू 0.8 इक्वल टू 1600 वाट. तो ये फार्मूला भी हमने एक्टिव पावर का, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था P इक्वल टू V इंटू आई कॉस फाई. तो V की वैल्यू 200 है और I की वैल्यू 10 एम्पेयर गिवन. कॉस फाई की वैल्यू 0.8 है, इसको डायरेक्टली प्लेस कर देंगे. और ये सारी वैल्यू प्लेस करने के बाद हम
सिंप्लीफिकेशन के लेवल पे जब आंसर हासिल करेंगे दैट इज 1600 वाट, तो हमेशा याद रखिएगा कि आपकी जो एक्टिव पावर है वो हमेशा कम आएगी और अपैरेंट पावर हमेशा ज़्यादा आएगी, क्योंकि अपैरेंट पावर टोटल पावर होती है, एक्टिव पावर यूटिलाइजिंग पावर होती है। ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ बताता चलूँ मैं कि एक्टिव पावर जो है वो वेक्टर सम होती है, अपैरेंट पावर वेक्टर सम होती है एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का। ठीक है, ये चीज़ हमने कहाँ जिक्र की थी पिछली स्लाइड्स में, मैं अगर आपको बता दूँ, ये हमने जिक्र की थी। देखिए, टोटल पावर दैट इज द अपैरेंट पावर इक्वल टू ट्रू पावर, जिसको रियल पावर भी कहते हैं, जो कि केवीए किलोवाट होती है, और रिएक्टिव पावर केवीआर होती है। तो टोटल पावर असल में वेक्टर सम है इन दोनों पावर्स का। ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो टोटल पावर होती है वो केवीए होती है, ट्रू पावर आपकी किलोवाट पावर होती है, और रिएक्टिव पावर आपकी केवीआर पावर होती है। क्लियर है यहाँ तक जनाब? कोई डिफिकल्टी हो तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। फर्दर हम न्यूमेरिकल कंटिन्यू करते हैं। रिएक्टिव पावर पे बात करते हैं, तो रिएक्टिव पावर जो आपकी होती है वो V इंटू आई साइन फाई होती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कॉस फाई की वैल्यू तो क्वेश्चन में उसने 0.8 दी हुई है। ठीक है, तो हमने प्लेस भी कर दी, लेकिन साइन फाई की वैल्यू हम कहाँ से हासिल करेंगे? सर cos फाई इज इक्वल टू उसकी वैल्यू उसने दी हुई है 0.8, तो हम फाई की वैल्यू पहले निकालेंगे। फाई इज इक्वल टू cos इनवर्स हो जाएगा, 0.8 का इनवर्स ले लेंगे सर cos इनवर्स का, तो वो वैल्यू आ जाएगी। तो उसमें प्लेस कर देंगे, साइन फाई की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी साइन फाई की वैल्यू आ जाएगी सर। जी जनाब, बिल्कुल ये ऐसे ही सॉल्व होगी और साइन फाई की वैल्यू 0.8 आ जाएगी। मैं जो आपने बताया उसको रिपीट कर देता हूँ। कॉस फाई इक्वल टू 0.8 है। ठीक है, जो कि हमारा लैगिंग पावर फैक्टर है। हम लेंगे इसका इन्वर्स ऑफ 0.8, तो हमारे पास एक एंगल बन जाएगा, लेट से 60 डिग्री। अब एंगल जो है फिर हम यहाँ पे साइन के 60 डिग्री यहाँ प्लेस करेंगे। एग्जाम्पल की बात करूँ तो 60 डिग्री मैंने अज्यूम किया, 60 डिग्री यानी साइन 60 डिग्री निकालेंगे और उसकी वैल्यू 0.6 आएगी। तो जिस तरह आशिक साहब ने बताया, बिल्कुल यही प्रोसेस है इसका, और उसके ज़रिए से हम इसको हासिल कर लेंगे। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि जब उसको सिंप्लीफाई किया हमने तो हमें 1200 केवीआर मिल गया। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि जो टोटल पावर अपेरेंट पावर होती है वो 200 VA होती है, और एक्टिव पावर जो है वो 1600 किलोवाट निकली है। रिएक्टिव पावर वो 1200 VAR निकली है। लेकिन इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि जब हम टोटल पावर का सम करते हैं तो असल में वो इन दोनों पावर का सम कहलाती है, लेकिन इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये 2000 से तो ज़्यादा ही बन रही है। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है इनमें, मतलब तजाद है स्टेटमेंट में कि इन दोनों का सम मिला के तो 2000 बन ही नहीं रहा। तो ये मैंने बात वायलेट नहीं हो गई मेरी कही हुई? इसके बारे में कोई कमेंट करेगा? इन दोनों का सम तो होता है टोटल पावर, जबकि टोटल पावर तो 2000 है, और हम जानते हैं कि इन दोनों का सम करके वो 2000 तो बन ही नहीं सकता, 2800 बन रहा है। तो गलती कहाँ पर है? इन दोनों का सम सर ये ऊपर मल्टीप्लाई जो पावर फैक्टर हुआ है 0.8 और नीचे जो है 0.6 मल्टीप्लाई है, इसमें इसकी वजह से जो ना वैल्यू कुछ कम आ रही है सर इसकी। अच्छा, मतलब अगर मैं कुछ डिफरेंट करता हूँ तो यहाँ पे कुछ कितना आना चाहिए? 400 आ जाएगा तो शायद बैलेंस हो जाए। जी जनाब, अगर रिएक्टिव पावर 400 आ जाए और 400 इसमें ऐड हो जाए तो 2000 बन जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? यस सर। जी नहीं, मैं सही नहीं कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ। आपने एक टर्म पे गौर नहीं किया, मैंने उस वक्त जिक्र किया था, 2 स्लाइड पीछे जाते हैं हम, कि जो टोटल पावर होती है केवीए पावर होती है, असल में वेक्टर सम होती है, नॉमिनल या रियल टोटल टर्म नहीं होती वो, टोटल सम नहीं होता वो, ये वेक्टर सम होती है। वेक्टर सम क्या होती है? किलोवाट की पावर रखेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, केवीआर की पावर रखेंगे, किलोवाट आपकी 1200 थी, होपफुली 1600 थी, ये आपकी 1200 आई है, इसको रखेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे। अच्छा, लेकिन वो बनेगी किलो किलो के वाली बनेगी, तो वो मेरे ख्याल में 1.2 बनेगी, और ये 1.6 बनेगी। 1.6 1.2 इन दोनों को रखेंगे, स्क्वायर लेंगे इनका, और फिर इनको ऐड करेंगे, और फिर केवीए निकालने के लिए इसके स्क्वायर से रूट शिफ्ट करेंगे।
तो आपकी 2000 आ जाएगी मेरे दोस्त। तो असल में हमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना है। क्या ये मेरी बात समझ आ गई मैंने क्या बताया, और 2000 कैसे आएगी, प्रोसेस जो यस बताया। सर। तो असल में जो मैं बता रहा था वो गलती करके बता रहा था कि टोटल पावर, जबकि वो टोटल पावर ऑफ सम नहीं होती, बल्कि वो सम वेक्टर सम कहलाती है। और वेक्टर सम निकालने का तरीका ये होता है कि आप ट्रू पावर को यहाँ रखें, के वी किलोवाट स्क्वायर लें, के वी आर का स्क्वायर लें मैग्नीट्यूड्स का, और उनको एडअप कर लें और फिर स्क्वायर से रूट शिफ्ट कर लें, तो आपकी वो टोटल पावर वेक्टर सम के जरिए इस तरह से आएगी। ठीक है, ये मैंने 2 मरतबा रिपीट कर दिया। फिर भी सवाल हो कोई समझ नहीं आया हो तो काइंडली आप पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा आप लोगों के लिए, नहीं तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। So hopefully all the things are clear in your mind. So we are moving towards the paragraph reading, that is the circuit receive an apparent power। मैं ज़रा चार्जिंग के लिए लगा दूँ। So we are moving toward the paragraph reading। The circuit receive an apparent, इसको सुनने की ज़रूरत है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो मैं आप बता रहा हूँ। The circuit receives an apparent power of 2000 V। सर्किट रिसीव कर रहा है टोटल पावर जो है ना वही पे 2000 V है, एंड इज एबल टू कन्वर्ट ओनली 1600 वाट, जबकि 2000 में से 1600 वाट वो कंज्यूम कर रहा है पावर आपकी यूटिलाइजिंग लोड रियल लोड में। द रिएक्टिव पावर इज 200 VAR, जबकि जो रिएक्टिव पावर है ना वो 1200 VAR है, ठीक है, एंड डज नो यूज वर्क, और ये यूजेबल पावर भी नहीं होती। जैसे मैंने बताया ये पावर कौन सी थी, लॉस पावर और बैक एंड फोर्थ पावर होती है जो सर्किट में आती है निकलती है, आती है निकलती है। तो ये एक लॉस का बायस बन रही होती है जो यूटिलाइज भी नहीं होती, सिस्टम में आ भी रही होती है, निकल भी रही होती है। तो एक बिल्कुल फजूल सी पावर होती है जिसके नतीजे में आपका सिस्टम लॉस में चल रहा होता है, तो इसे ख़त्म करने की ज़रूरत होती है। It merely flows into and out of the circuit periodically। और ये रिपीटेशन में चीज़ कम ज़्यादा हो रही होती है और आपके सिस्टम में लॉस बढ़ रहा होता है इसके नतीजे में, और पावर आपकी ज़ाया भी हो रही होती है, एक्सेस पावर इसमें ज़ाया होती है, क्योंकि बड़ा लोड चलेगा तो और बड़ी पावर इसमें ज़ाया होगी। इनफैक्ट रिएक्टिव पावर इज़ अ लाइबिलिटी ऑन दी सोर्स बिकॉज ऑफ सोर्स हैज़ टू सप्लाई एडिशनल करंट। और होता ही है, अब इसको समझने की कोशिश करें कि हम इसको क्यों जिक्र कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि रिएक्टिव पावर के नतीजे में आपके जब लॉसेस बढ़ते हैं तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपकी यूटिलिटी पे भी आता है। उसको एक्सेस अमाउंट ऑफ सोर्स जनरेट करके उसे देनी पड़ेगी, समझ रहे हैं। जैसे भाई यूटिलाइजिंग जो पावर हो रही है वो मेरी 1600 है, लेकिन उनमें उसके लॉस पावर के नतीजे में 1200 VAR में पावर ज़ाया हो रही है, तो सोर्स को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पावर जनरेट करनी पड़ेगी ताकि इस डिमांड को पूरा कर सके। और इसको इस तरह भी देखते हैं हम कि एक्स्ट्रा अमाउंट पावर जनरेट करने के रिक्वायर्ड होगा। एक्स्ट्रा पावर जब जनरेट करेंगे तो इसमें जो करंट यूटिलाइज हो रहा होगा वो जस्ट ज़ाया हो रहा होगा। और इसका मतलब ये है कि अगर यूज़र के एंड में बात करें तो उसके लॉसेस अगर ज़्यादा बढ़ गए रिएक्टिव पावर के नतीजे में, तो उसके लॉसेस बढ़ने के नतीजे में आपकी जो करंट एक्सेस अमाउंट है वो भी ड्रेन होने लग जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि आपका बिल भी ज़्यादा आएगा क्योंकि ज़्यादा यूनिट ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा होगा। दैट्स द रीज़न कि ये लॉस को ख़त्म होना चाहिए। ये यूज़र के लिए भी फ्रेंडली है, इससे आपका बिल भी कम आएगा अगर आप पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहें या अनफॉर्चुनेटली कहें, आपके जो एक रेजिडेंशियल टैरिफ होता है उसके ऊपर पावर फैक्टर का इम्पैक्ट नहीं होता या पेनल्टी नहीं लगती, तो आप उसे इम्प्रूव करें या नहीं करें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर आप एक ऐसे यूज़र हैं जिसका लोड बहुत ज़्यादा है, तो साथ ही साथ अगर आप अपने मेन स्विच के अंदर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए कैपेसिटर्स लगा लेते हैं
सिंगल फेज या 3 फेज दोनों कैपेसिटर आते हैं, तो इसके नतीजे में होगा ये कि आपका पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। अगर वो पुअर हो, जैसे आपके घर में पंखे बहुत ज़्यादा हैं, रेफ्रिजरेटर है, यानी कॉइल का लोड बहुत ज़्यादा है, मोटर्स हैं, तो आपका जो लॉस है वो ज़्यादा होगा। और अगर मेन में मीटर के बाद और लोड से पहले मेन स्विच में आप कैपेसिटर्स लगा लेते हैं पावर फैक्टर रिमूव करने के लिए, तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ लॉस पावर में करंट आपका यूटिलाइज हो रहा होगा वो वहाँ पे कंपनसेट हो जाएगा, रुक जाएगा, और आपका यूटिलाइजिंग करंट सिर्फ गुजरेगा कैपेसिटर्स लगाने के नतीजे में। तो इसका मतलब ये हुआ जब एक्सेस करंट आपका नहीं जा रहा उसके अंदर, वेस्टेज करंट उसमें यूटिलाइज नहीं हो रहा, तो आपका पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाएगा। और पावर फैक्टर इम्प्रूव होगा तो एक्सेस करंट भी नहीं जा रहा है, इसका ये मतलब है, तो आपका इसके नतीजे में बिल भी कम आएगा। क्या ये सारी बातें मेरी समझ आ रही हैं आप लोगों को? यस सर। ठीक है, इसमें कोई भी सवाल आपके जहन में हो रेलेवेंट टू द टॉपिक, तो यू मे आस्क एंड फील फ्री टू डिस्कस द काइंड ऑफ टॉपिक, एंड आप अपनी डिस्कशन भी उसमें कर सकते हैं। इसमें कोई कतवन नहीं लगाई गई कि सिर्फ मैं ही बोलूँगा, अपनी आपके पास जो रेलेवेंट नॉलेज उससे रिलेटेड है आप भी शेयर कर सकते हैं। अगर आप फील्ड में जाके देखें तो ये पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के प्लांट जो आते हैं इनकी रेटिंग्स VAR के हिसाब से होती है। 1200 VAR के प्लांट्स होते हैं, 6000 VAR के प्लांट्स भी होते हैं। फिर वो आप देखें तो उनके बाकायदा पैनल्स पूरे पूरे होते हैं जो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए इंस्टॉल किए जाते हैं, और ये अच्छा खासे महंगे भी होते हैं अगर एक बड़ी लार्ज क्वांटिटी के लिए बनाया जाए। सर ग्रिड में भी लगे होते हैं ना पावर बैंक्स, कैपेसिटर पावर बैंक्स। जी, ग्रिड में भी लगे हुए होते हैं ताकि पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जा सके, बिल्कुल। और ख़ास तौर पे जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है, जैसे इंशाल्लाह ये PTU कोर्स के बाद जो प्रोजेक्ट बनता है आपका वो EPT के लिए बनेगा, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन। तो इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन में आप ये पढ़ेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन का जो पावर फैक्टर है वो भी कैपेसिटर के ज़रिए इम्प्रूव किया जाता है। कैपेसिटर्स के ज़रिए ट्रांसमिशन लाइन में बाकायदा कैपेसिटर्स लगते हैं ताकि पावर फैक्टर इसका इम्प्रूव किया जा सके, और पावर फैक्टर का जो इम्पैक्ट है ट्रांसमिशन लाइन की परफॉर्मेंस के ऊपर भी होता है। और पावर फैक्टर ट्रांसमिशन लाइन का इम्प्रूव करने का कैपेसिटर, सिंक्रोनस कंडेंसर और फेज एडवांसर के अलावा भी और एक दो मेथड है जिसके ज़रिए पावर फैक्टर इम्प्रूव किया जाता है। और बाद सिनेरियो में ट्रांसमिशन लाइन का पावर फैक्टर नेचुरली या कुछ फिनोमेना के नतीजे में बहुत ज़्यादा लीडिंग हो जाता है, तो आपने उसमें इंडक्टर्स, रिएक्टर्स लगाए जाते हैं ताकि उसका पावर फैक्टर आप आर्टिफिशियली पुअर करें तो आपका पावर फैक्टर यूनिटी पे आएगा, क्योंकि उनमें कैपेसिटिव इफेक्ट कुछ फिनोमेना के नतीजे में बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे पावर फैक्टर उसका लीडिंग की तरफ चला जाता है, जो कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन में इस तरह का होता है। तो उन फिनोमेना, कुछ ऐसे फिनोमेना है, मैं उसको अभी जिक्र नहीं करूँगा क्योंकि वो फिर एक नई बहस चढ़ जाएगी और पूरी बात करनी पड़ जाएगी। तो मैं बताने का मकसद ये कि पावर फैक्टर का इम्पैक्ट ट्रांसमिशन लाइन में भी है, जो कि एक डिफरेंट सिनेरियो के अंदर होता है। हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एडिशनल करंट की बात हो गई और उसको ओवरकम करना, वो भी चीज़ हो गई है। डिसएडवांटेजेस ऑफ लो पावर फैक्टर की बात हम करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे सिंगल फेज के लिए अगर हम बात करें, पावर निकालने का जो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू लाइन वोल्टेज लाइन करंट इंटू कॉस फाई, और सिंगल फेज सप्लाई के लिए होता है। अच्छा, अगर हमें इसका लाइन का करंट निकालना हो तो आप जानते हैं कि लाइन करंट यहाँ रखूँगा, बाकी जिसको अरेंज करके मैं उस तरफ ले जाऊँगा, तो ये सारी इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। P इक्वल टू √3 VLIL इंटू कॉस फाई, उसके बिहाफ पे ये इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगी। ये फॉर 3 फेज सप्लाई है, तो 3 फेज सप्लाई को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, अगर ये करंट के लिए अरेंज करना हो तो IL इक्वल टू P डिवाइडेड बाई √3 इंटू VL इंटू कॉस फाई के रिप्रेजेंटेशन में इसको हम लिख सकते हैं। ये फॉर 3 फेज सप्लाई के एस्पेक्ट से लिखे जाते हैं। तो सिंगल फेज में फॉर्मूला पावर का ये होगा और लाइन करंट का, जबकि 3 फेज के अंदर पावर और लाइन करंट का फॉर्मूला ये होगा। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव दैट फॉर फिक्स्ड पावर अच्छा, मेरी आवाज़ और ये सही आपको नज़र आ रही है? आवाज़ सही आ रही है? यस सर। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट के अपने एंड का मसला है भाई, कंटिन्यू करते हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव दैट It is clear from the above that for fixed power and voltage, the load current is inversely proportional to the power factor. ठीक है, अगर आप देखें पावर फैक्टर अगर आपका पुअर होगा तो करंट आपका बढ़ जाएगा, और पावर फैक्टर अगर अच्छा होगा तो करंट आपका
कम हो जाएगा, ठीक है, करंट यूटिलाइजिंग करंट कम हो जाएगा। क्या ये मेरी दोनों बातें समझ आती हैं आपको? जी सर, रिपीट क्योंकि करें मैंने क्या इन्वर्सली बोला? प्रोपोर्शनल है सर। जी जी, रिपीट करें मैंने क्या बोला? सर जी, ये लाइन करंट्स और पावर फैक्टर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर पावर फैक्टर हमारा बेहतर होगा तो लाइन करंट कम होगी, जिसकी वजह से हमारा कंडक्टर का साइज और डिफरेंट लॉसेस जो है वो कम हो जाएंगे सर। और जो अगर पावर फैक्टर की वैल्यू मजीद कम हो जाएगी तो हमारी लाइन करंट बढ़ जाएगी सर। लाइन करंट बढ़ने से हमारा बिल भी बढ़ जाएगा, और दूसरी बात है कि लॉसेस भी बढ़ जाएंगे हमारे सर। बिल्कुल जी। अच्छा, आपने कंडक्टर की साइज़ की बात करी, वो चीज़ बिल्कुल ठीक है। और ये एक लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट और सोल्यूशन के बिहाफ पे बात इसमें हो सकती है। ये एक अच्छी बात है जो आपने करी इसमें। तो बहरहाल ये रेलेवेंट टू दैट कि जी अगर आपका करंट कम गुजर रहा होगा तो आपको गेज ऑफ कंडक्टर आप अगर नॉमिनल वे में भी यूज़ कर लेंगे तो वो सफिशिएंटली हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अमूमन ये सब देख के ही डिज़ाइन करते हैं कंडक्टर के साइज़ को। लोअर द पावर फैक्टर, ठीक है। अच्छा, ये जिक्र हो गया, हायर इज द लोड करंट एंड द हायर द पावर फैक्टर, लोअर इज द लोड करंट। कंटिन्यू करते हैं फर्दर। डिसएडवांटेजेस ऑफ लो पावर फैक्टर, अगर पावर फैक्टर आपका पुअर हो, लो हो, तो उसका नुकसान क्या हो सकता है, ज़रा इसको रीड आउट करें। मैं 1 मिनट का ब्रेक ले लूँ ज़रा। जी, कंटिन्यू करते हैं फर्दर। डिसएडवांटेजेस ऑफ लो पावर फैक्टर की बात करते हैं। पावर फैक्टर लेस देन यूनिटी, रिजल्ट इज इन द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। पुअर पावर फैक्टर होने के नतीजे में ये नुकसान हो सकते हैं, या उसके नुकसान ये हैं। हायर करंट रिक्वायर्ड, लार्जर केबल, जिस तरह आशिक साहब ने बताया था कि आपको केबल का गेज मोटा रखना पड़ेगा अगर आपका पावर फैक्टर पुअर हो गया तो, क्योंकि एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट फिर वो लोड यूटिलाइज करना शुरू कर देगा। और अगर आपके केबल ऑफ गेज में इतनी गुंजाइश नहीं है, आपने पतला केबल इस्तेमाल किया हुआ है, तो फिर क्या होगा, वो केबल गर्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करंट उसमें गुजरने की गुंजाइश कैपेबिलिटी नहीं होगी, तो वो गर्म हो जाएगा। और जब वो गर्म होगा तो उसकी इंसुलेशन भी हीटअप होगी, पिघलने लग जाएगी। अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ और मजीद करंट उसमें से गुजरने लग जाए पावर फैक्टर के नतीजे में, तो आपकी केबल जल भी सकती है। जल गई तो आपस में मिलेंगी, शॉर्ट सर्किट होगा, उससे फिर ब्लास्ट हो सकता है, या आपके सर्किट ब्रेकर ने काम किया तो वो ट्रिप हो जाएगा। तो एक लॉन्ग टर्म नुकसान है ये। स्विच गेट्स आपको फिर उसके हिसाब से डिज़ाइन करने पड़ेंगे। ट्रांसफार्मर्स, ऑल्टरनेटर, इन सब के ऊपर जो करंट की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी, सिर्फ पावर फैक्टर पुअर होने के नतीजे में। ऑल्टरनेटर पर भी बढ़ जाएगी, ऑल्टरनेटर जनरेटर साइड पे होता है आपका, तो उन सब पे, ट्रांसमिशन लाइन पे, इन सब पे आपकी जो गुंजाइश है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज पावर फैक्टर पुअर होने का ये है, एक्सेट्रा। दस द कैपिटल कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट इज इंक्रीज, और इसके नतीजे में आपको अगर ये सारी चीज़ें बढ़ने लग जाएं तो आप जानते हैं कि जो कैपिटल कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट जिसे कहते हैं, वो भी बढ़ जाएगी, टोटल कॉस्ट। दिस इज
अनइकोनॉमिकल फ्रॉम द सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू। और ऑब्वियसली इन सब पॉइंट ऑफ व्यू को आप देखें तो पुअर पावर फैक्टर के नतीजे में ये एक इकोनॉमिकल एस्पेक्ट के नतीजे में बड़ा नुकसान है, क्योंकि अनडिजायर है। हायर करंट गिव राइज टू हाई कॉपर लॉसेस। ठीक है, अगर आपका ज़्यादा करंट रेज हो जाएगा लॉसेस के नतीजे में, तो कॉपर लॉसेस उससे बढ़ जाएंगे सिस्टम में इन द सिस्टम, एंड देयरफॉर द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इज रिड्यूस। और सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। हायर करंट प्रोड्यूसेस लार्जर वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, हायर करंट के नतीजे में आपका लार्ज वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, ये एक वाइस वर्सा रिलेशन है। इन द केबल्स एंड अदर अपरेटस के अंदर भी ऐसा होगा, और इसके नतीजे में वोल्टेज रेगुलेशन भी बढ़ जाती है। दिस रिजल्ट्स इन पुअर वोल्टेज रेगुलेशन, जो कि जिक्र हो गया। वोल्टेज रेगुलेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन वोल्टेज बिटवीन द नो लोड एंड फुल लोड कंडीशंस। वोल्टेज रेगुलेशन कहते हैं आपका लोड फुल लोड हो या नो लोड हो, इन दोनों के नतीजे में वोल्टेज आपके कम और ज़्यादा हो रहे होंगे, तो इन इस रेशो को कहा जाता है वोल्टेज रेगुलेशन। क्योंकि कंज्यूमर्स वोल्टेज विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स, द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट कंपनसेटिंग द वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज, और इन सब के नतीजे में वोल्टेज ड्रॉप आपका बढ़ने लग जाएगा। दैट इज़ हाउ कि आप ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, या यूज़र कमर्शियल का यूज़र या इंडस्ट्रियल टैरिफ का यूज़र कि उसका पावर फैक्टर पुअर हो, क्योंकि इसके फिर कैपिटल लॉसेस भी हैं, इक्विपमेंट लॉसेस भी हैं, और जो आपके इक्विपमेंट के साथ साथ आपकी ये डेंजरस हो सकता है लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज़ के लॉन्ग टर्म फैक्टर्स के अंदर भी। और बाकी एस्पेक्ट यहाँ डिस्कस हो चुके हैं वोल्टेज रेगुलेशन के साथ। यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए, मैं आप लोगों के लिए रिपीट कर दूँगा, अदरवाइज हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं with question number 2. Two separate three-phase electrical system delivers the same amount of power of 10,000 watt, that is the 10 kilowatts. तो दो सेपरेट हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जो डिलीवर कर रहे हैं सेम अमाउंट ऑफ पावर, दोनों के अंदर 10 किलोवाट गुजर रही है। सिस्टम वन हैज़ द पावर फैक्टर 0.60 while the system 2 has a power factor 0.85। अच्छा, पावर फैक्टर किसका बेहतर है, सिस्टम वन का या सिस्टम 2 का? पावर फैक्टर जिसका बेहतर है वो आपका सिस्टम 2 है। हमारे पास सिस्टम 2 का पावर फैक्टर 0.85 है, तो इसीलिए हम सिस्टम 2 को प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसका जो पावर फैक्टर है वो 0.85 हो रहा है। तो और 0.60 आपका पुअर पावर फैक्टर है। ठीक है, डिटरमिन द करंट ड्रॉन बाय ईच सिस्टम्स, यूज लाइन वोल्टेज 440 वोल्ट्स। तो हमें इनका करंट कितना इसमें से ड्रॉ हो रहा है। अच्छा, मैं रिपीट करता हूँ दोबारा से। हमारा पावर फैक्टर सिस्टम वन का 0.60 है और सिस्टम 2 का पावर फैक्टर 0.85 है, तो बेहतर पावर फैक्टर सिस्टम 2 का होगा, तो ये करंट ऑटोमेटिकली कम ड्रॉ करेगा। और सिस्टम 1 का पावर फैक्टर क्योंकि पुअर है, तो ये करंट ज़्यादा ड्रॉ करेगा। और ये वाइस वर्सा रिलेशन हम ऑलरेडी पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। सिस्टम 1 के अंदर आप रियल पावर के फॉर्मूले को देखें तो P = √3 VL IL × cos phi बनती है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं करंट के लिए, क्योंकि मुझे करंट निकालना है, तो इसकी मैं अरेंजमेंट कर सकता हूँ कि cos phi उन्होंने आगे बता दिया 0.6 पावर फैक्टर सिस्टम 1 का है, तो वो यहाँ पे प्लेस कर दिया जाएगा। अच्छा, फर्दर हम लाइन करंट के लिए अरेंजमेंट करेंगे तो 10,000 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 440, ये हमारे लाइन वोल्टेज गिवन थे क्वेश्चन के अंदर, इंटू 0.6, ये हमारा पावर फैक्टर है जो क्वेश्चन में अगेन सिस्टम 1 का गिवन था। इन सबको डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई करेंगे और 10,000 से डिवाइड कर देंगे, यानी 10,000 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ये सब जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसके एम्पेयर निकलते हैं सिस्टम 1 के, वो 21.87 है। सफिशेंटली 0.6 के पावर फैक्टर के ऊपर जो एम्पेयर लोड के मुताबिक ड्रॉन किए जा रहे हैं तो 21.87 एम्पेयर्स हैं। फर्दर हम सिस्टम 2 की अगर बात करते हैं तो सिस्टम 2 में जो इसका फॉर्मूला है वो √3 VL यानी लाइन वोल्टेज लाइन करंट इंटू cos phi है। cos phi का जो पावर फैक्टर है हमारा वो 0.85 है। ठीक है, और ये बेहतर पावर फैक्टर है बनिस्बत सिस्टम 1 के।
तो जब इसको यहाँ पे प्लेस किया गया और हमने सिंप्लीफाई किया इस पावर फैक्टर के साथ, तो हमारा अच्छा डिनोमिनेटर देखें बढ़ गया है। तो डिनोमिनेटर बढ़ने से हम ऑलरेडी जानते हैं कि आपका फैक्टर ओवरऑल जो निकलेगा वो कम आएगा, यानी कि इसका जो एम्पेयर आया वो 15.44 आया है, तो 15.44 एम्पेयर आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पावर फैक्टर आपका इम्प्रूव होता है, यानी 1 से करीब तो इम्प्रूव है और 1 से दूर पुअर पावर फैक्टर, तो जो इम्प्रूव पावर फैक्टर है, बेहतर पावर फैक्टर है, उसमें एम्पेयर कैरिंग कैपेबिलिटी जो है वो कम होती है, तो वो सिस्टम के एम्पेयर्स कम कंज्यूम करता है। जबकि पावर फैक्टर पुअर होता है तो सिस्टम के एम्पेयर ज़्यादा कंज्यूम करता है, इससे बिल भी ज़्यादा आएगा। और जब आपके पावर फैक्टर की इम्प्रूवमेंट होगी, अच्छा पावर फैक्टर होगा, तो सिस्टम आपके एम्पेयर को कम ड्रॉ करेगा यूटिलिटी से, तो इसके नतीजे में क्या होगा, आपका बिल भी कम आएगा। क्या ये सारी बातें जो हमने इस क्वेश्चन 2 में करी हैं समझ आती हैं? कोई डिफ़िकल्टी अगर है तो काइंडली पूछ लीजिए, मैं आपको क्लियर से रिपीट कर दूंगा। नो सर, क्लियर है सर। So moving towards the next question or aspect of power factor, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के हवाले से हम बात कर रहे हैं अब। तो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के अंदर अगर हम बात करें तो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट एक सजेशन है, एक सोल्यूशन है। द इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ कंज्यूमर्स एंड जनरेटिंग स्टेशंस एज डिस्कस बिलो। फॉर कंज्यूमर, अगर हम कंज्यूमर की बात करें, कंज्यूमर आप और हम होते हैं, यूजर्स कंज्यूमर्स उन्हें कहते हैं रेजिडेंशियल यूजर्स। द कंज्यूमर हैज़ टू पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर हिज मैक्सिमम डिमांड इन केवीए। तो केवीए के मुताबिक मैक्सिमम डिमांड जो होती है उसके मुताबिक आप इलेक्ट्रिसिटी पे करते हैं, प्लस द यूनिट कंज्यूम। ठीक है, आपकी डिमांड के मुताबिक आप उसे करते हैं और जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूनिट में कंज्यूम करते हैं उसके बिहाफ पे भी आप पेमेंट करते हैं। इफ द कंज्यूमर इम्प्रूव द पावर फैक्टर, अगर कंज्यूमर के एंड का पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाता है, देन देयर इज अ रिड्यूस इन हिज मैक्सिमम केवीए डिमांड, तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। और कंसेक्यूटिवली देयर विल बी एनुअल सेविंग ड्यू टू मैक्सिमम डिमांड चार्जेस, और इसके नतीजे में आपकी एनुअल सेविंग भी हो जाएगी जो मैक्सिमम डिमांड आपकी हो रही होगी। इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक महीने इस्तेमाल किया तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर आएगा, कुछ 100-200 की 250 की बचत एक हो जाएगी बिल में कंजम्पटिव लेवल पे, अगर आप एक नॉमिनल लोड इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सालाना बुनियादों पे से देखें तो आपके कई हज़ार की बचत हो जाएगी। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ रेजिडेंशियल यूज़र की, लेकिन कमर्शियल और इंडस्ट्रियल यूज़र की बचत जो है वो कई गुना हज़ार में बचत हो सकती है, और इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर इसकी बचत लाखों के अंदर होती है, क्योंकि इनका जो बिल होता है वो लाख या लाख से ज़्यादा आता है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, मिल्स होती हैं, इनका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आता है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि जब हम पावर फैक्टर इम्प्रूव करते हैं तो इनकी बचत लाखों में होती है। मैं सालाना बुनियादों पर बात कर रहा हूँ, तो इसलिए पावर फैक्टर के इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत और अहमियत हर एक टैरिफ में है, चाहे वो इंडस्ट्रियल टैरिफ हो, कमर्शियल टैरिफ हो या रेजिडेंशियल टैरिफ हो। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी, और जनरेटिंग स्टेशन पावर फैक्टर की क्या ऐसी अहमियत है? द जनरेटिंग स्टेशन इज एज मच कंसर्न विद पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट एज द कंज्यूमर। The generators in the power station are rated in kVA. तो जनरेटर्स जो पावर स्टेशन पे होते हैं वो केवीए के अंदर होते हैं। आपने देखा होगा जनरेटर्स केवीए के हिसाब से आते हैं, तो जनरेटिंग स्टेशन के जो जनरेटर्स होते हैं वो भी केवीए की रेटिंग में होती हैं। बट द यूजफुल आउटपुट डिपेंड्स अपॉन किलोवाट आउटपुट, as station output is kilowatt equal to kVA multiplied by cos phi. The greater the power factor of the generating station, the higher is the kilowatt hour it delivers to the system. इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाएगा आपके रेजिडेंशियल यूज़र के एंड पे या कमर्शियल यूज़र के एंड पे या आपके रेजिडेंशियल यूज़र के एंड पे, तो इसके नतीजे में होगा ये कि आपका पावर फैक्टर जब इम्प्रूव होगा तो जनरेटर्स को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करनी पड़ेगी, सिस्टम को देनी नहीं पड़ेगी। तो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में जब आप इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड को
लोड के एंड पे अगर कम कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के जनरेटिंग एंड पे डिमांड कम फील होगी, ऑब्जर्व होगी, तो आपको एक्स्ट्रा डिमांड सिस्टम को देने की ज़रूरत नहीं होगी लॉस की वजह से। तो आपकी जनरेटिंग भी आपको इलेक्ट्रिसिटी कम करनी पड़ेगी। मतलब ये कोई इतना नहीं है कि आप 12 मेगावाट बचा लेंगे उससे, इसका इम्पैक्ट ज़रूर होता है, लेकिन ये एक पूरी स्टडी है जो कि लोड फ्लो एनालिसिस और पावर फ्लो एनालिसिस के अंदर देखी जाती है, पावर फैक्टर के एस्पेक्ट से, फ्रॉम यूटिलाइजेशन टू जनरेटिंग एंड। ठीक है, ये एक बड़ा एक एस्पेक्ट और फील्ड ऑफ स्टडी है, इसको हमें देखना ज़रूरी है। फर्दर मोर हम कंटिन्यू करते हैं। एज द स्टेशन आउटपुट इज किलोवाट दैट इज इक्वल टू केवीए इनटू cos फाई। अब ये ऑब्जर्वेशन हम कैसे लेंगे जनरेटिंग स्टेशन पे आउटपुट पे, या आप केवीए जो आपके हैं उसको cos फाई जो करंटली उस वक्त चल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके किलोवाट स्टेशन पे रियलिस्टिक पावर जो आप जनरेट करनी है सिस्टम को देनी वो आ जाएगी वहाँ पे। दैट इज समथिंग लाइक एग्जाम्पल 1 मेगावाट की डिमांड वहाँ से आ गई है मज़ीद, या आपके सिस्टम चल रहा था 27,000 मेगावाट के अंदर, तो उसके मुताबिक सिस्टम के अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपकी जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर आपकी डिमांड भी कम होगी, इलेक्ट्रिसिटी आपको कम जनरेट करनी पड़ेगी। द ग्रेटर द पावर फैक्टर of the generating station, the higher is the kilowatt hour it is delivers to the system. In improved power factor increase the earning capacity of power station। तो ये ध्यान में हमेशा रखें कि पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के नतीजे में जो आपकी पावर फैक्टर की कैपेसिटी होती है वो उसकी गुंजाइश उसमें हो जाती है कि आपको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पावर जनरेट नहीं करनी पड़ेगी पावर फैक्टर के इम्प्रूव करने के नतीजे में। एक्स्ट्रा इतनी होती है कि वो कि आप बहुत ज़्यादा नहीं होती वो कि आप बहुत कुछ बचत कर लेंगे, लेकिन एक स्टडी का एस्पेक्ट ज़रूर है उसके अंदर। ओके जी, यहाँ तक सेशन को एंड करते हैं, बाकी के पार्ट को हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन इन टुडेज सेशन प्लीज फील फ्री टू आस्क, अदरवाइज आई एंड टुडेज सेशन ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन। सो अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।